दोस्तों, आप जो फोटोज अपनी स्क्रीन पर स्लाइड होते हुए देख रहे हैं, पता है वह क्या है? यह है IBA 1401, एक कंप्यूटर जिसकी मेमोरी सिर्फ 4 किलोबाइट थी। लेकिन सवाल यह है कि मैं आपको यह सब क्यों बता रहा हूँ। असल में यही कंप्यूटर टा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी कि TCS का पहला कंप्यूटर था। और मजेदार बात यह है कि TCS इसे खरीद नहीं पाई थी, बल्कि लीज पर लेकर इसने अपना काम चलाया था। आज TCS दुनिया की सबसे बड़ी IT कंपनियों में से एक है, जो द वर्ल्ड बैंक, JP मॉर्गन ला और माइक्रोसॉफ्ट जैसे जाट्स को भी IT सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि TCS की शुरुआत इतनी कठिनाइयों से हुई थी कि उसकी स्टोरी सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। यह वही TCS है जिसने भारत को पासपोर्ट सेवा केंद्र IRCTC, ऑनलाइन टिकटिंग सिस्टम, इंडियन पोस्ट डिजिटलाइजेशन और इनकम टैक्स फाइलिंग पोर्टल जैसे रिवॉल्यूशन प्लेटफॉर्म्स दिए हैं। आज TCS भारत के प्राइवेट सेक्टर की सबसे बड़ी एम्प्लॉयर्स में से एक बन चुका है, जिसमें 6 लाख से भी ज्यादा एम्प्लॉयज काम करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब कंप्यूटर को समाज में खतरनाक माना जाता था, तब TCS जैसी IT कंपनी कैसे एस्टेब्लिश हुई? आज के इस वीडियो में हम आपको TCS की इंस्पायरिंग जर्नी के हर पहलू से रूबरू कराएंगे। तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 1960 से, जब टाटा ग्रुप के सीनियर मैनेजमेंट की एक काफी इम्पोर्टेंट मीटिंग रखी गई, जिसमें ग्रुप की अलग अलग कंपनीज के ऑपरेशंस और फ्यूचर प्लानिंग पर बात होनी थी। उस टाइम टाटा ग्रुप के चेयरमैन थे JRD टाटा, जबकि सीनियर एग्जीक्यूटिव और GRD टाटा के सलाहकार थे उनके अपने ही ब्रदर इन लॉ लेस्ली सहानी। इस मीटिंग में डिस्कशन के दौरान लेस्ली सहानी ने एक बड़ा इशू उठाया। उन्होंने कहा, हमारी कंपनीज के इतने सारे डाटा को अब मैनुअली मैनेज करना बहुत कठिन हो चुका है, इसीलिए हमें अब कंप्यूटर में डाटा स्टोर करने के बारे में सोचना चाहिए। और फिर इसके लिए उन्होंने अपनी खुद की IT कंपनी बनाने का प्रपोजल रखा। अब वैसे तो यह आइडिया JRD टाटा को बहुत पसंद आया, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन उतना आसान नहीं था जितना यह सुनने में लग रहा था, क्योंकि उस टाइम इंडिया में ना तो एक भी कंप्यूटर था और ना ही ऐसे प्रोफेशनल्स जो कि उसे ऑपरेट कर पाएं। काफी सोच विचार करने के बाद से JRD टाटा ने टाटा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस यानी कि TS से कुछ हाईली स्किल्ड लोगों को इस काम के लिए सिलेक्ट किया। लेकिन TS क्यों? असल में जिस तरह देश को चलाने के लिए इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस यानी कि IAS से लोग चुने जाते हैं, ठीक इसी तरह से टाटा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से उन स्किल्ड लोगों को माना जाता है, जो कि टाटा ग्रुप के अलग अलग कंपनीज में हाई लेवल मैनेजमेंट और लीडरशिप रोल्स को संभालते हैं। और इसमें सेलेक्ट होना भी IAS की तरह ही काफी कठिन होता है। अब लोगों को तो चुन लिया गया था, लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज था कि कंप्यूटर का इंतजाम कैसे करें, क्योंकि इंडिया में उस टाइम कंप्यूटर थे ही नहीं और टा के पास भी इस प्रोजेक्ट के लिए बहुत कम बजट था, जिसकी वजह से वह बाहर के देशों से महंगे कंप्यूटर्स नहीं खरीद सकते थे। वैसे एक आइडिया के लिए मैं आपको बता दूं, उस टाइम TCS को जिस टाइप के कंप्यूटर की जरूरत थी, उसको खरीदने में करीब $1 मिलियन लगती, जिसे कि अगर आज भी इंडियन रुपी में कन्वर्ट किया जाए ना तो करीब 8 करोड़ 48 लाख के बराबर होंगी। और हम तो आज से 50 साल पहले की बात कर रहे हैं ना, मतलब कि उस टाइम के 8 करोड़ की वैल्यू का अंदाजा आप खुद ही लगा लीजिए। इसीलिए JRD टाटा ने एक बीच का रास्ता निकाला और IBM से उनका 1401 मॉडल का कंप्यूटर लीज पर ले लिया। और दोस्तों, यह कंप्यूटर आगे चलकर ना सिर्फ टा के लिए बल्कि पूरे देश की इंडस्ट्री के लिए ही गेम चेंजर साबित हुआ। IBA 1401 उस समय के लिए एक अल्ट्रा मॉडर्न मशीन थी, जिसे डाटा प्रोसेसिंग मशीन भी कहा जाता था। वैसे तो यह उस टाइम का सबसे पॉपुलर कंप्यूटर मॉडल था, लेकिन आज के लैपटॉप और PC से अगर हम कंपेयर करें तो यह काफी अलग था। असल में यह कंप्यूटर एक पूरे कमरे के साइज का था, जिसकी मेमोरी सिर्फ 4 किलोबाइट थी। फिर भी उस दौर में
यह ऑर्गेनाइजेशंस के लिए डाटा मैनेजमेंट और ऑटोमेशन का एक बहुत ही बेहतरीन टूल साबित हुआ। तो दोस्तों, इस तरह से अब जीआरडी टाटा के पास अब अपनी कंपनी के लिए प्रोफेशनल्स की एक छोटी सी टीम थी और कंप्यूटर का भी इंतजाम हो चुका था। ऐसे में 1966 के दौरान उन्होंने मुंबई के चर्च गेट एरिया में मौजूद निर्मल बिल्डिंग के अंदर अपना पहला ऑफिस सेटअप किया और कंपनी का नाम रखा टाटा कंप्यूटर सिस्टम्स, जिसे कि कुछ टाइम के बाद ही बदलकर टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी कि टीसीएस कर दिया गया था। जल्द ही टीसीएस की टीम ने इस कंप्यूटर की मदद से पंच कार्ड को प्रोसेस, डाटा स्टोर और एनालाइज करना शुरू कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि यह पंच कार्ड क्या होता है। असल में पंच कार्ड एक रेक्टेंगल कागज का टुकड़ा होता था जिस पर छोटे छोटे होल्स पंच किए जाते थे और हर होल एक नंबर या कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता था। यह होल्स एक स्पेशल मशीन जिसे पंच कार्ड रीडर कहते हैं उसके जरिए पढ़े जाते थे और रीडर उन होल्स को स्कैन करके डाटा को प्रोसेस करने का काम करता था। शुरुआत में टीसीएस का पहला काम अपनी ही सिस्टर कंपनी टिस्को, जिसे अब टाटा स्टील के नाम से जाना जाता है, उसके लिए यह डाटा प्रोसेसिंग करना था। इसके बाद टीसीएस ने लको, जिसे आज हम टा मोटर्स के नाम से जानते हैं, उनके लिए भी काम करना शुरू कर दिया। लेकिन दोस्तों, इस टाइम तक टीसीएस की टीम बिना किसी लीडर के अंडर काम कर रही थी और उनके लिए कोई डिफाइंड गोल भी नहीं था। इसीलिए जेआरडी टाटा ने 1968 में एफसी कोहली यानी कि फकीर चंद कोहली को टीसीएस का जनरल मैनेजर बना दिया। आपको बता दें कि एफसी कोहली उस समय टाटा इलेक्ट्रिक कंपनी में चीफ इंजीनियर के तौर पर काम कर रहे थे और उनका टीसीएस में आने का कोई इरादा नहीं था। इसीलिए उन्होंने साफ साफ जेआरडी टाटा जी से कहा, सर मुझे कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता, मैं तो टाटा इलेक्ट्रिक में ही ठीक हूँ। लेकिन जेआरडी टाटा एफसी कोहली के टैलेंट को पहचानते थे, इसीलिए उन्होंने कहा कि कंप्यूटर तो कोई नहीं जानता इंडिया में, किसी को तो शुरुआत करनी होगी ना। इस तरह से ना चाहते हुए भी कोहली को टीसीएस की जिम्मेदारी संभाल पड़ी। लेकिन बाद में उन्होंने कंपनी को इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया कि आज उन्हें इंडियन आईटी इंडस्ट्री का फादर कहा जाता है। हालांकि उनके लिए इंडिया में मार्केट बिल्ड करना आसान बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि यहाँ पर पहले से कोई बेंचमार्क नहीं था और टीसीएस को सब कुछ जीरो से ही करना पड़ रहा था। ऐसे में कुछ टाइम के बाद से कोहली साहब को महसूस हुआ कि सिर्फ टाटा ग्रुप की कंपनीज का ही डाटा मैनेज करने से कुछ भी अर्निंग हो नहीं रही है, तो क्यों ना कमाई बढ़ाने के लिए बाहर की कंपनीज को भी अपनी सर्विसेज ऑफर की जाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यह था कि उनकी यह सर्विसेज लेगा कौन, क्योंकि जैसा कि हमने आपको पहले इंडिया में कंप्यूटर और डाटा प्रोसेसिंग का कोई ट्रेंड नहीं था और मार्केट में ऐसी मानसिकता फैली हुई थी कि कंप्यूटर के आने के बाद से नौकरियां चली जाएंगी और यह लोगों के रोजगार के लिए खतरा बन जाएगा। इवन सरकार भी कुछ इसी तरह की ही सोच रखती थी, इसीलिए लोगों के मन में कंप्यूटर को लेकर एक गलत इमेज बन गई थी, जिससे टीसीएस के लिए क्लाइंट ढूंढना एक बहुत बड़ा टास्क बन गया। लेकिन फिर भी काफी मेहनत और कोशिशों के बाद टीसीएस को अपना पहला प्रोजेक्ट मिल गया, जो था सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के लिए। असल में नए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांचेस के बीच ट्रांजैक्शंस को मैनेज करने के लिए एक सिस्टम बनाने की जिम्मेदारी दी गई, जिसे इंटर ब्रांच रिकॉन्सिलिएशन सिस्टम कहा गया। यह प्रोजेक्ट न सिर्फ बैंक के लिए बल्कि टीसीएस के लिए भी बेहद इम्पोर्टेंट था। इस तरह से टीसीएस की टीम ने पूरे डेडिकेशन के साथ इस प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया और बहुत कम समय में इसे कंप्लीट करके दिखाया। इस सक्सेस की बदौलत बहुत ही जल्द कंपनी को 14 अलग अलग बैंकों से प्रोजेक्ट मिल गए, साथ ही उन्हें यूनी ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी कि यूटीआई की तरफ से भी एक प्रोजेक्ट मिला, जिसमें
टीसीएस को इन्वेस्टमेंट डाटा को मैनेज करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। अब दोस्तों यहाँ तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था और धीरे धीरे ही सही, लेकिन टीसीएस ग्रोथ की ओर बढ़ रहा था। पर तभी इंदिरा गांधी की सरकार ने बैंकों का नेशनलाइजेशन कर दिया। अब चूंकि सरकार कंप्यूटर के खिलाफ थी, इसीलिए बैंक से मिलने वाले प्रोजेक्ट अचानक से बंद हो गए, जिससे कि टीसीएस को बड़ा झटका लगा। यहाँ तक कि एक टाइम तो ऐसा भी आया था जब एफसी कोहली ने जेआरडी टाटा को वार्न भी कर दिया था कि अगर जल्द ही कोई नए प्रोजेक्ट नहीं मिले तो फिर टीसीएस को बंद करना पड़ सकता है। हालांकि इसी दौरान एफसी कोहली और उनकी टीम ने खूब मेहनत की और नए क्लाइंट्स ढूंढते रहे। इसी खोजबीन के दौरान 1970 में एफसी कोहली को अमेरिका के यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के रूप में सिलेक्ट कर लिया गया, जिस वजह से उन्हें कुछ समय के लिए अमेरिका जाना पड़ गया। वहां जाने के बाद कोहली साहब ने सोचा कि जब इंडिया में टीसीएस के लिए प्रोजेक्ट नहीं मिल रहे हैं तो क्यों ना यहीं पर तलाश की जाए। इसी सिलसिले में उनका कांटेक्ट बरोज कॉरपोरेशन से हुआ, जो कि कंप्यूटर बनाने का काम करती थी और यह कंपनी अपने कंप्यूटर के लिए एक हेल्थ केयर सॉफ्टवेयर डेवलप करना चाहती थी। ऐसे में एफसी कोहली ने उन्हें भरोसा दिलाया कि टीसीएस उनका यह काम एफिशिएंटली कर सकती है। और दोस्तों, एफसी कोहली के कॉन्फिडेंस से इम्प्रेस होकर बरोज ने 1973 में टीसीएस के साथ में पार्टनरशिप कर ली और कंपनी को $24,000 का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, जो कि भारत की पहली आईटी आउटसोर्सिंग डील थी। लेकिन दोस्तों, अब टीसीएस के लिए मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ चुकी थी, क्योंकि टीसीएस के पास अपना खुद का ऐसा कोई कंप्यूटर ही नहीं था जिसके ऊपर वह सॉफ्टवेयर डेवलप कर पाएं। अब दोस्तों, इतने बड़े डील के लिए कंप्यूटर खरीद भी सकती थी, लेकिन उस टाइम पर कंप्यूटर खरीदना इतना आसान नहीं होता था। कंप्यूटर खरीदने के लिए सरकार से अप्रूवल लेना जरूरी था, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट कंप्यूटिंग इक्विपमेंट्स के इंपोर्ट को अपने कंट्रोल में ले रखी थी, क्योंकि उन्हें डर था कि कंप्यूटर लोगों की नौकरियां खा लेगा और इससे इंडिया की खराब इकॉनमी और भी नीचे चली जाएगी। अब कुछ स्पेशल केसेस में कंप्यूटर खरीदी तो जा सकती थी, लेकिन उसके लिए पहले एप्लीकेशन देनी होती थी, जिसमें मेंशन करना पड़ता था कि आप कौन सा कंप्यूटर खरीद रहे हैं, पार्ट्स की डिटेल्स क्या है, किस कंपनी से खरीद रहे हैं और जिस काम के लिए आप यूज करेंगे उसका भी पूरा डिटेल। मतलब कि अप्रूवल मिलने में ही 9 से 12 महीने का समय लग जाता था। लेकिन बरोज कॉरपोरेशन अपने सॉफ्टवेयर के लिए इतना इंतजार नहीं कर सकता था, तो फिर अब करें तो क्या करें। उस मुश्किल सिचुएशन में टीसीएस के सामने बस एक ही रास्ता बचा था और वो था एलआईसी का कंप्यूटर इस्तेमाल करना। असल में टीसीएस को आईएसआई यानी कि इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट से आईएल कंपनी का एक कंप्यूटर इस्तेमाल करने की परमिशन मिली हुई थी, जो कि असल में एलआईसी का था। इस कंप्यूटर का इस्तेमाल एलआईसी अपने कामों के लिए करता था, लेकिन इसे ऑपरेट करने की जिम्मेदारी आईएसआई की थी। मगर यहाँ पर भी एक अड़चन आ गई। एलआईसी के एम्प्लॉय यूनियन ने यह कहकर टीसीएस को कंप्यूटर इस्तेमाल करने से रोक दिया कि किसी बाहरी कंपनी को उनके सिस्टम का एक्सेस देना सही नहीं होगा। उन्हें डर था कि इससे ऑर्गेनाइजेशन की डाटा और प्राइवेसी पर असर पड़ेगा। अब वैसे तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना इतना आसान नहीं था, लेकिन एफसी कोहली ने यहाँ बहुत समझदारी से काम लिया और उन्हें किसी तरह से कन्विंस किया कि टीसीएस सिर्फ अपने सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट के लिए ही कंप्यूटर का यूज करेगी। इससे एलआईसी के डाटा या उनके काम पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आखिरकार उनकी इस बातचीत के बाद से एम्प्लॉय यूनियन ने ट्रस्ट करके टीसीएस को कंप्यूटर इस्तेमाल करने की परमिशन दे दी और फिर काफी डिफिकल्टीज के बाद ही सही टीसीएस ने एक ऐसा हेल्थ केयर सॉफ्टवेयर डेवलप किया जो कि बरोज कॉरपोरेशन को काफी पसंद आया। इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करके न सिर्फ कंपनी का कॉन्फिडेंस बढ़ा, बल्कि यह भारत के आईटी इंडस्ट्री के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ। इस हेल्थ केयर सॉफ्टवेयर के बाद भी टीसीएस ने बरोज कॉरपोरेशन के लिए कई सारे सॉफ्टवेयर्स डेवलप किए और दोस्तों, इन प्रोजेक्ट्स की ही बदौलत 1976 में
टीसीएस ने $1 मिलियन का एक्सपोर्ट रेवेन्यू क्रॉस कर लिया था, साथ ही उसे इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल की तरफ से टॉप एक्सपोर्टर का भी अवार्ड दिया गया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 1978 में टीसीएस और बरोस के बीच की यह पार्टनरशिप टूट गई। अब यह क्यों और कैसे हुआ, इसके पीछे भी एक काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। असल में 1978 के दौरान टासस मतलब कि टाटा ग्रुप की मेन कंपनी ने बरोस के साथ एक जॉइंट वेंचर शुरू किया जिसे टाटा बरोज का नाम दिया गया। इस वेंचर का मोटिव था कि भारत में बरोज के कंप्यूटर्स बेचे जाएं और उसका मेंटेनेंस किया जाए। अब इस जॉइंट वेंचर से टाटा सन्स को तो काफी फायदा हुआ, लेकिन टीसीएस के लिए यह कुछ मुश्किलें लेकर आया। एक्चुअली टीसीएस के पास में दो ऑप्शंस थे। पहला कि वो टाटा बरोज का जो जॉइंट वेंचर था उसका हिस्सा बन जाए, और दूसरा वो खुद की अलग पहचान बनाए और अपने तरीके से काम करें। लेकिन बात यह थी कि टीसीएस की ज्यादातर कमाई बरोस से ही आ रही थी, इसीलिए अगर उसने अपनी अलग पहचान बनाई तो ना सिर्फ उसकी अर्निंग रुक जाती बल्कि उसे नए क्लाइंट्स ढूंढने में भी काफी दिक्कतें होती। और सबसे बड़ी बात कि टीसीएस टाटा बच का ही कंपटीशन बन जाता, जो शायद जेआरडी टाटा को पसंद नहीं आता। लेकिन फिर भी एफसी कोहली जो उस समय टीसीएस के सीईओ थे, उन्होंने फैसला लिया कि टीसीएस एक इंडिपेंडेंट कंपनी बनेगा, और फिर इस डिसीजन की वजह से टीसीएस और टाटा सस के बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गए। लेकिन फिर भी एफसी कोहली सीएस को आगे बढ़ाने में जी जान से लगे रहे और उन्होंने इंडियन मार्केट के साथ साथ इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स की भी तलाश शुरू कर दी। इसी दौरान टीसीएस ने SIAP यानी कि सिस्टम फॉर वेस्टर्न अफ्रीकन पे नाम से एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया जिसे कि ईस्ट अफ्रीका के देशों के पेरोल और अकाउंटिंग नीड्स को पूरा करने के लिए बनाया गया था। पहले यह सारे काम मैनुअल होते थे जिसमें टाइम भी काफी लगता था और गलतियां भी बहुत ज्यादा होती थी, लेकिन टीसीएस के बनाए गए एसपी सॉफ्टवेयर ने पूरा काम आसान कर दिया। और फिर इस प्रोजेक्ट की सक्सेस ने टीसीएस को इंटरनेशनल मार्केट में भी पहचान दिला, पहली बार $1 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया। मई 2013 में टीसीएस को इंडियन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट से 11 बिलियन का 6 ईयर कॉन्ट्रैक्ट मिला, जो कि एक मेजर अचीवमेंट थी। और फिर इसी साल कंपनी ने अपनी पोजीशन को और भी मजबूत करते हुए दुनिया की टॉप 10 ग्लोबल आईटी सर्विस कंपनीज में अपनी जगह बना ली। इसके नेक्स्ट ईयर यानी जुलाई 2014 में टीसीएस एक और बड़ा अचीवमेंट हासिल करते हुए ट्रिलियन के मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली इंडिया की पहली कंपनी बनी। साथ ही जनवरी 2015 में टीसीएस